दोस्तों, हमारा अगला है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार। ये बेसिकली 7 प्रकार के अलंकार होते हैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, आप इन्हें ध्यान से समझें। हमारी हेडिंग है फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार। ये अलंकार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। दैट्स मीन अलंकार 7 प्रकार के होते हैं। क्लियर? जिसमें हमारा नंबर 1 है सिमली उपमा। हमारा नंबर 1 आता है सिमली उपमा। ठीक है, ये बेसिकली 7 प्रकार के अलंकार होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है हमारा सिमली उपमा, दूसरा है मेटाफर रूपक अलंकार। ठीक है, और नंबर 3 है हमारा पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, और नंबर 4 हमारा आता है एपिस्ट्रोफी संबोधन। नंबर 5 है ऑक्सीमोरन विरोधाभास। नंबर 6 है हमारा ओनोमेटोपोइया ध्वन्यात्मक अलंकार, और नंबर 7 है हमारा 7 हाइपरबोल अतिशयोक्ति। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये तो 7 प्रकार के अलंकार होते हैं जो मैं आपको बता दिए। ठीक है, अब ये कौन, इनकी क्या परिभाषा होती है, डेफिनेशन क्या है और कैसे आप इन्हें पहचानेंगे, मेरे एग्जाम्पल के मैं आपको आगे बताता हूँ। एक एक करके वन बाय वन करके आपको डेफिनेशन बताऊँगा, प्लस उसका एग्जाम्पल सहित आपको समझाऊंगा कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं इनकी और क्या डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, हमारा नंबर 1 है फर्स्ट सिमली। ठीक है, नंबर 1 है हमारा सिमली, सिमली उपमा। अब ये क्या होता है आइए जानते हैं। इन ए सिमली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, it is introduced by such words as like, as, so या as, so as आदि। आप समझिए, in a simile a comparison is made between 2 different which objects which have at least 1 point in common. It is introduced by such words as like, as, so और as, so as, at। ठीक है, अब मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। उपमा में, हिंदी में उपमा में 2 भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं में तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। ठीक है, उपमा में 2 भिन्न भिन्न यानी कि एक इधर एक इधर 2 भिन्न भिन्न जाति की तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। इनमें ऐसे शब्दों जैसे लाइक, एस, लाइक हो गया आपका, एस, सो, एस, सो, एस आदि का प्रयोग होता है। आप मोटे अंदाज में जान लीजिए कि उपमा में 2 भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं में तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। ठीक है, इनमें ऐसे शब्दों जैसे लाइक, एस, सो, एस आदि का प्रयोग होता है। अब डिफरेंट क्या है, 2 वस्तुओं की तुलना हो, अगर आपको पहचान करनी है तो उपमा में जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, आपको पहचान करनी है कि ये उपमा अलंकार है, तो आप कैसे पहचान करेंगे? 2 वस्तुओं की तुलना हो। ठीक है, 2 वस्तुओं भिन्न भिन्न हो, यानी कि 2 वस्तुओं की तुलना की गई हो, 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, और एक गुण समान हो, जिसमें सो एस, आज, लाइक, एस, सो एस आदि का प्रयोग हो। अगर वाक्य में सो एस, लाइक, एस, सो एस का प्रयोग हुआ है तो आप जान लीजिए कि ये सिमली है, उपमा है। आंख मीद के आप लगा दीजिए ये सिमली है। ठीक है, जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। ठीक है, जिंदगी एक सपने की तरह है, तो इसमें 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की गई है, एक गुण की समानता हो गई। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जिंदगी एक सपने की तरह है, जिंदगी है सपने की तरह है। ठीक है, किसकी तरह? सपने की तरह। तो ये हमारा सिमली हो गया। ठीक है, राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज लायन। हमारा सेकंड सेंटेंस है राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज लायन। ठीक है, राणा प्रताप ऐसे बहादुर थे जैसे कि एक शेर, या राणा प्रताप शेर की तरह बहादुर थे। तो इसमें 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की गई है और एक गुण की समानता भी हो गई। ठीक है, और एज का प्रयोग भी हुआ है, तो इसीलिए ये सिमली हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है द नाइट इज डार्क एज ब्लैक स्टोन। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। ठीक है, रात इतनी अंधेरी है जैसे कि काला पत्थर। तो
तो इसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की गई है, एक गुण समान भी है और एज का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाक्य सिमिली हो गया। ठीक है। अब शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी फ्रेश है जैसे कि ओस हो। किसी से तुलना की गई है, किसकी? उसकी तुलना एक ओस से की गई है। ठीक है, तो इसलिए एज का प्रयोग हुआ है, सिमिली हो गया। ठीक है, सिमिली अलंकार हो गया। अब हर वर्ड नेक्स्ट है हमारा, हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, उसकी वाणी इतनी सुंदर है जैसे कि शहद, या उसकी शब्द शहद की तरह सुंदर है। किसकी तरह है? तुलना की गई है, दो अलग अलग डिफरेंट वस्तुओं का भी यूज हुआ है। ठीक है, और इसमें लाइक का भी यूज हुआ है, तो इसलिए ये सिमिली हो गया हमारा। ठीक है, मैंने आपको सिमिली के बारे में बता दिया है। ठीक है, आप समझें और प्रैक्टिस करें। दोस्तों, सिमिली के बाद है हमारा नेक्स्ट मेटाफर, रूपक अलंकार। ठीक है, ये क्या होता है? इन ए मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट, ठीक है, काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था इन ए सिमिली मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट्स बट वर्ड्स अपोजिट सो लाइक एज यूज्ड एट ऑल। इसमें सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल। ठीक है, रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है। सेम सिमिली में भी की जाती थी, लेकिन तुलनात्मक शब्द सो लाइक एज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, और सिमिली में ये किया जाता है, और मेटाफर में इसका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस इतना आपको डिफरेंस करना है कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना भी की जाती है, बाकी सिमिली की तरह सेम है। और इसमें उसमें क्या, सिमिली में क्या था? सो लाइक एज का प्रयोग किया जाता था, कंपलसरी था। इसमें हमारा सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल, सो लाइक एज ही आदि का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक होता तो हमारा सिमिली हो जाता। अब लाइफ इज ए ड्रीम, ठीक है, तो जिंदगी एक सपना है। अब उसमें तुलना की जाती दो तरह की, जिंदगी लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जिंदगी एक सपने की तरह है। इसमें हो गया लाइफ इज ए ड्रीम, जिंदगी एक सपना है। ठीक है, लाइफ इज नॉट ऑफ बेड ऑफ रोसेस, ठीक है, जिंदगी गुलाब के फूलों की तरह नहीं है। एंड कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, ठीक है, कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह घर का बिल्कुल तारा है। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, प्यार ही जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम गुण है। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोसेस, कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, एंड लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो यहाँ तक आपका मैंने क्लियर कर दिया, ये रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, दोस्तों अगला है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। ठीक है, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। आप समझिए, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हैविंग है। ठीक है, अब पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे उसमें जीवन है। अब मैंने नोट में लिख दिया है, पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। दैट्स ऑल, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जानना है कि पर्सोनिफिकेशन निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है बस। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, निर्जीव है लेकिन सजीव मान लिया जा रहा है। ठीक है, ए लव हैज़ नो लेग्स, सॉरी ए लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ का कोई अंत नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, समझो, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, नहीं समझ में आ रहा। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, तो इसका मतलब ये है कि आपको दरवाजे पे कामयाबी एक ही बार आती है। ठीक है, बार बार नहीं आएगी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस ही सबसे अच्छा अध्यापक है, या एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस ही हमारा सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें हमने निर्जीव वस्तु को सजीव माना है। लव इज ब्लाइंड, ए लाई हैज़ नो लेग्स, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर
बट वंस। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये हमारे सब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों नंबर 4 है हमारा एपिस्ट्रोफी, संबोधन। ठीक है, एन एपिस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। संबोधन में मृतक, अनुपस्थित मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। आप सीधी सी बात है, नोट में लिख दें, इस वस्तु की मुख्य पहचान यह है कि इसमें संबोधन का चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगता है। ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस मैंने आपको बताया था वही चिन्ह होता है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इसमें संबोधन का चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगता है। ठीक है, जैसे ओ वर्ल्ड हमारा लगा हुआ है, ओ टाइम वेयर द लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऑन कोल्ड ग्रे स्टोन, ओ शी, ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री। ठीक है, तो जिनमें लास्ट में जिस वाक्य में आप, एक सीधी सी फंडा है, आप समझ लिए, जिस वाक्य में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, अगर आपको एपिस्ट्रोफी की पहचान करनी है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा आप लिख दीजिए कि इसमें एपिस्ट्रोफी अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है फिगर्स ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। नंबर 5 है। ये क्या होता है? ऑक्सीमोरन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। जैसे इस अलंकार में दो विरोधी वाले अर्थ हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है, तो दोनों को एक ही कथन में कहेंगे हम। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी कड़वी, जिंदगी एक कड़वा मीठा है, ठीक है, या लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी मीठी है पर कड़वी है, ठीक है, जैसे। और इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ गुप्त संदेश, सीक्रेट है, ठीक है। लव गिव्स ए प्लीजिंग पेन, लव गिव्स ए प्लीजिंग पेन, प्यार एक खुशहाल दर्द देता है। आप किसी को भी दिया है प्यार ने दर्द? मुझे तो दिया है भाई। लव गिव्स ए प्लीजिंग पेन, ठीक है। अब ही अपीयर टू बी इडिल बिजी, वह एक मुक्ता एक बिजी दिखता है, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीमोरन विरोधाभास हो गया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों हमारा नंबर 6 है ओनोमेटोपोइया, ध्वन्यात्मक अलंकार, ठीक है। ये क्या होता है आइए जानते हैं। इन ओनोमेटोपोइया द साउंड ऑफ द वर्ड्स सुगेस्ट द सेंस और मीनिंग, ठीक है। ध्वन्यात्मक अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। अब जैसे कैसे प्रकट किया जाता है, मान लीजिए मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, तो ध्वनों जिन शब्दों से ध्वन प्रकट हो, और मान लो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, शेर दहाड़ रहा है, तो ये इस तरह के जो शब्द हैं वो ओनोमेटोपोइया में आते हैं। जैसे उदाहरण ले लेता हूँ मैं, थंडरिंग ऑफ गन्स। थंडरिंग का मतलब है गरजना, गन्स का मतलब होता है बंदूकें। बंदूकों की तड़तड़ाहट, करजाहट, जैसे बंदूक चल रही है, आवाज़ आ रही है, तो उसे ध्वन्यात्मक अलंकार हो गया, ठीक है। क्वीइंग ऑफ डब्स, फाख्ता कू कर रही है, जैसे मतलब डब्स होती है हमारी डब बतखें, वो कू कू करती हैं तो ध्वनि निकल रही है, ध्वन्यात्मक अलंकार है। इसलिए ये ध्वन्यात्मक अलंकार का एक परिभाषा, ये एक उदाहरण है, ठीक है। ऐसे ही आप मोटे अंदाज से समझ लीजिए, अगर कहीं पे भी आवाज़ आ रही हो, ध्वनि निकल रही हो, जैसे मैंने आपको बताया कुत्ता भौंक रहा है, फाख्ता कू कर रही है, गन्नों की आवाज़, गन चल रही है तो थंडरिंग ऑफ गन्स, गनों की आवाज़, ठीक है। कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीस, क्या आप मक्खियों की भिनभिनाहट को सुन सकते हैं? वही चीज़ है बजिंग का मतलब होता है जो मक्खियों की भिनभिनाहट आती है, मक्खियाँ भूं भूं करती हैं, वही बीस में मधुमक्खियाँ, तो बजिंग ऑफ बीस, ठीक है। अब ए बियर इज ग्रोलिंग, ग्रोलिंग मतलब गुर्राना, एक भालू गुर्रा रहा है, ध्वनि निकाल रहा है। ए गॉट इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है मिमियाना, बकरी का मिमियाना, ठीक है। तो ए गॉट इज ब्लीडिंग, एक बच्ची
एक बकरी मिमिया रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो आवाज़ें निकलती हैं उन शब्दों में अलंकार ओनोमेटोपोइया अलंकार होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, हमारा अगला 7वां है हाइपरबोल अतिशयोक्ति, ठीक है। अब ये क्या होता है? इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फाटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। आप समझने की कोशिश करो। इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फाटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। हाइपरबोल अलंकार में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रभावशाली बनाया जाता है। मान लीजिए कोई बात है, ठीक है, उसे हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे या बिल्कुल घटाकर कहेंगे तो वह हाइपरबोल कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज। मैंने उसको दशकों से नहीं देखा है। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने जो बात है मैंने हाँ ये मानते हैं कि कई सालों से नहीं देखा है, कई महीनों से नहीं देखा है, ये ऐसा हो सकता है। अब कई दशकों से नहीं देखा है तो ये तो भाई बहुत लंबा हो गया। तो इसमें बड़ा कोई बात है उसे बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। दूसरा है हमारा 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस। अब मैंने एक बार में 1,000 फूल देखे, ठीक है। 10,000 10,000 फूल देखे तो क्या हो सकता है ऐसा? एक बार में कुछ जितने फूल हैं उतने देख सकता हूँ, तो बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। नंबर 3 है रिवर्स ऑफ ब्लड इन द बैटल, ठीक है। कहीं मान लीजिए युद्ध हो रहा है तो मैंने बोला कि यहाँ पे नदियाँ बह गई, खून की नदियाँ बह गई, लेकिन इसमें क्या है? रिवर्स ऑफ ब्लड इन द बैटल। युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। कभी नदियाँ बह सकती हैं युद्ध में? भाई इतने लोग कहाँ से आए, इतना खून कहाँ जाएगा? अब रिवर्स ऑफ ब्लड इन द बैटल, तो इसमें बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, इसलिए अतिशयोक्ति हाइपरबोल अलंकार है। अगला है सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। वह इतनी रोई कि समुद्र भर गया, ठीक है। शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, वह इतनी रोई कि समुद्र भर गया। क्या किसी रोने से समुद्र भर सकता है? नहीं ना। तो वही कुछ बातों को बड़ा चढ़ाकर या घटाकर बोला जा रहा है। ब्लांडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, ठीक है। ब्लांडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ब्लांडा मुस्कुराई और समस्त संसार प्रसन्न हो गया। कैसा कभी हो सकता है कि एक व्यक्ति के मुस्कुराने से सारा संसार प्रसन्न हो जाए? भाई तात्पर्य ये है कि किसी बात को मैंने एक मैं ब्लांडा मुस्कुराई तो वहाँ का वातावरण है वो आनंदमय हो गया है। उसी बात को हम बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ब्लांडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गई, ठीक है। ब्लांडा मुस्कुराई और समस्त संसार प्रसन्न हो गया। अगला है द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई। वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, ठीक है। अगला है वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई। लहरें ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गईं, लुढ़क के ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो कभी के तात्पर्य कुछ चीज़ों को घटा बढ़ा के या बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको हाइपरबोल के बारे में बता दिया है। हाइपरबोल इसके साथ साथ ये हमारे 7 प्रकार के अलंकार होते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें अभ्यास कीजिए, बार बार अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और आप इन्हें एक बार फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, आपकी समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।